बकौल शायर, चाहत के गुल खिलेंगे, चलती रहे हजार आंधियां, हम तो इसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशियाना। समय 1999 का प्रथम भाग। स्थान दिल्ली और आसपास। 1999 का बसंत था। मां प्रभा के साथ मेरे विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर कर चुकी थी। मैं यह दिखाने की कोशिश में था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा एक हफ्ता बाइक पर रोते रोते आने जाने में निकल चुका था। इस एक हफ्ते में मैंने मां के मना करने के 3 कारण ढूंढ निकाले। मेरी समझ के अनुसार ये कारण इस प्रकार थे। पहला, हमारे परिवार में कभी प्रेम विवाह नहीं हुआ था। 20वीं सदी में जिन शहीदों ने मुझसे पहले प्रयत्न किए थे, उन्हें सफल नहीं होने दिया गया था। दूसरा, मैं लड़का था और मैं अपनी पसंद से विवाह करता तो हाथ से निकल सकता था। यह तो पूरे भारत का प्रिय बिंदु था। तीसरा, एक बेकार का मिथ था कि हरियाणा वालों को उत्तर प्रदेश में विवाह नहीं करना चाहिए। वैसे यह मिथ उत्तर प्रदेश में भी था कि हरियाणा में विवाह नहीं करना चाहिए, और वैसे तो पूरे भारत में इस तरह के बेकार के मिथ प्रचलित थे। एक बात जो मेरे पक्ष में थी वो ये थी कि प्रभा मां को पसंद थी। इस बात में मुझे कोई भी संदेह नहीं था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी लाभ की स्थिति थी। इसी बिंदु पर मेरा विश्वास टिका हुआ था कि मैं मां को मना लूंगा बिना कोई जिद किए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक हफ्ते जब मैंने प्रभा के विषय पर कोई बात नहीं की तो मां ने खुद ही बात छेड़ी। प्रभा के विषय में राघव से बात करते हैं। मां बोली, देख लो आप, वैसे मैं उसे आज ही घर बुला लूंगा। आप जो बात करना चाहो कर लेना। मैंने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोला और बाहर निकल गया। बात बनने लगी। मां कुंडली मिलाना चाह रही थी। मुझे कोई ऐतराज नहीं था। मेरे एक इंजीनियर दोस्त जो एक ज्योतिषी भी थे, पर मां को बहुत विश्वास था। प्रभा की जनपत्री गांव से मंगाई गई। और कौन लाता? राघव जिंदाबाद, राम के हनुमान। ज्योतिषी कम इंजीनियर के घर मैं और मां गए। उन्होंने बड़े ध्यान से कुंडली मिलाई। 36 में से 3 ही गुण मिलते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया। मां ने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर घबराहट थी। हम वापस आए, परंतु अब तक प्रभा का जादू मां पर भी चल चुका था। मैं जानता था। मैंने घर आकर मां के सामने अपना पक्ष रखा। मां, सोचो, अगर मैं किसी से दोस्ती करता हूं तो क्या जनपत्री देखकर करता हूं? फिर बड़े भाई के 32 गुण मिले थे। क्या हुआ? मां संतुष्ट हो गई। जनपत्री वाली समस्या हल हो गई। शायद उन्हें भी प्रभा को जल्दी ही घर लाने की इच्छा हो रही थी। 21 साल बाद पता चला कि सही समय तो छोड़िए, तारीख और साल भी गलत थे प्रभा के जनपत्री के। अब प्रेम विवाह को सामान्य विवाह बनाने की योजना तैयार की गई। दोनों बुआ को बुलाया गया, यह कहकर कि मेरा एक रिश्ता आया है, पार्क में लड़की देखने जाना है। निर्धारित दिन सब खास रिश्तेदार पहुंचे। प्रभा के भाई भी पहुंचे, प्रभा को साथ लेकर। प्रभा का तो प्रभाव ही अलग था। प्रभा पसंद तो हर किसी को आनी ही थी। मुसीबत हुई कमजोर कदकाठी वाले राघव की। उसे पेप्सी और लिम्का के भारी क्रेट्स लेकर आना पड़ा पार्क के बाहर से। पर हनुमान जी उस दिन खुश थे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मसले को बिना किसी समाधान के भुला दिया गया। मैंने चैन की सांस ली। पर अभी प्रेम कहानी सफल होने में एक और पेंच था। किसी मामूली सी बात पर मां और राघव में ठन गई। दोनों काबू से बाहर हो गए। मेरे हनुमान ने प्रभा का विवाह मेरे साथ करने से इनकार कर दिया। मैंने देखा है कि जीवन में अभी तक मैं जितनी बार रोया हूं, सदा प्रभा के लिए ही रोया हूं। कोहिनूर को पाने के लिए कष्ट उठाने ही पड़ते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब मुझे राघव के परम मित्र मनीष के सामने रोना पड़ा। उसको निवेदन किया कि राघव को समझाए कि मैं प्रभा को कितना प्यार करता हूं। मनीष ने पता नहीं राघव से क्या बात कही। राघव ने अगले ही दिन मां से क्षमा मांग ली। गलती मुझे आज भी नहीं पता राघव की थी या नहीं। अब की बार गाड़ी चली तो फिर सीधा मंजिल पर रुकी। अप्रैल 1999 में विवाह पक्का हो गया, पर मुहूर्त लगभग 9 महीने बाद का निकला। 18 जनवरी 2000। 21वीं सदी की शुरुआत। भारत अब बदल रहा था। बहुराष्ट्रीयकरण अब मनमोहन सिंह की घोषणा के 10 साल बाद हकीकत में तब्दील हो रहा था। .com बूम आरंभ हो चुका था। इंटरनेट की कनेक्टिविटी और रफ्तार बहुत धीरे धीरे सही पर बढ़ रही थी। विदेशी कंपनियां भारत को अगले निवेश स्थान के रूप में देखने लगी थी। काफी मात्रा में विदेशी दुकानें खुल रही थी। बियर बार और पब्स खुल रहे थे। मारुति के अलावा और भी कई विदेशी कार कंपनियां भारत में अब कार निर्माण कर रही थी। मोबाइल फोन का चलन बढ़ता जा रहा था। भारत अगला उगता सूरज था विदेशी कंपनियों के लिए।
जून 1999 के मध्य में रोकना की रस्म अदा हुई। उस दिन मेरा लागत लेखाकार के अंतिम ग्रुप की परीक्षा थी। परीक्षा दोपहर को थी। सुबह प्रभा के बड़े भाई आए और बस आधे घंटे में टीका करके चले गए। आश्चर्यजनक रूप से मात्र 2% के परिणाम में उस ग्रुप को मैंने उत्तीर्ण कर लिया। मैं 9 महीनों के अरसे में लगभग प्रतिदिन प्रभा को फोन करता। उन दिनों आम घरों में मोबाइल फोन नहीं आए थे। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों खर्चीली सुविधाएं थी। मेरे घर तो लैंडलाइन MTNL फोन भी नहीं था। प्रभा अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रेलवे क्वार्टर में रहती थी। उन दिनों गनीमत थी कि रेलवे की वजह से वहां MTNL लैंडलाइन था। मैं प्रतिदिन पब्लिक बूथ पर फोन करने जाता। 1 मिनट की कॉल के लिए करीब 1 रुपए देना पड़ता। मैं लगभग 15 से 20 रुपए की कॉल करता। प्रभा के भाई भाभी समझदार थे। वो प्रभा को बात करने के लिए प्रायः एकांत दे देते। क्या बातें होती थी, शायद आज भी कोई प्रेमी युगल नहीं बता सकता कि वो घंटों तक क्या बातें करते हैं। प्रेम में डूबे व्यक्ति शब्दों में बात नहीं करते। उनकी कोमल भावनाएं टेलीफोन के तार से अपने आप संचारित होती रहती है। बढ़ा हुआ हार्मोनल फ्लो हल्का नशा तारी करता है। शरीर हल्का हो जाता है। होंठ बिना बात के मुस्कुराते रहते हैं। पैर हवा में उठते हैं। लगता है वक्त वहीं थम जाए, पृथ्वी घूमना बंद करके आराम करे। इस संसार का सबसे सुंदर अनुभव है प्रेम। मेरा सदा से ही विश्वास था कि प्रेम पर ही मानव सभ्यता टिकी है। मानव के विकास की कहानी में अगर प्रेम को हटा दिया जाए तो मात्र किसी भी शक्तिशाली जंतु के विकास की कहानी ही रह जाएगी। मानव को मानवीय प्रेम ही बनाता है। मानव को कोई बड़ी उपलब्धि अंततः प्रेम को पाने का साधन मात्र ही है। आखिर मेरे विवाह का दिन भी आ गया। 18 जनवरी 2000 सर्दी के दिन थे। गाजियाबाद में विवाह संस्कार के बाद मैं एक सफेद मारुति स्टीम कार में प्रभा को विदा कराकर दिल्ली ला रहा था। कार इस बार भी मेरी नहीं थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय मैं जानता था कि सही है। मेरी अच्छी किस्मत ने उस देव कन्या को मेरी झोली में डाल ही दिया था। अब उसे खुश रखना मेरा काम था, जीवन भर का काम। अत्यंत सामान्य था कि अपने माता पिता को छोड़कर प्रभा रो रही थी। मैं उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठा रहा, जब तक कि बाद में 21 साल के उपरांत उसने अपने हाथों से मेरा हाथ धीरे से हटा दिया। अंगना तो पर्वत भयो, देहरी भई विदेश, जा बाबुल घर अपने, मैं चली पिया के देश।